अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आई नो इट वॉज अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग, फिर भी आप लोग सब टाइम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर लिटिल लेट विद द सेशन. I am given a very important topic, and I pray to Almighty that this platform helps all of us. I convey the right message and you learn many things from this session, inshallah. Yeah, if you can just... Yeah, my name is Karishma. I'm a practicing chartered accountant from Hyderabad, and last 15 years I work with NGOs. So Alhamdulillah, I know them from the inception, and I know their problems, what problems they are facing with the department, everything. So with all the experience, I'm here to discuss a very important topic, which is the legal framework and governance. सबसे पहले गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों है, ये नहीं, पीछे जाइए और पीछे, या हाँ, देखिए, पहले तो सब सीएस एक ही डरा देते हैं आप लोगों को कि गवर्नेंस नहीं रहेगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. ये तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है कि एनजीओज को ग्रो करना है इंशाल्लाह. और ग्रोथ का मतलब क्या है? आपको अगर पॉपुलेशन पे वाकई में कुछ इम्पैक्ट लाना है तो रिसर्च कहती है कि आपका बजट सालाना कम से कम 12 करोड़ का होना चाहिए. तो अगर हम सब यहाँ से ग्रो होने का गोल लेकर जा रहे हैं तो उसका मॉनिटरी नंबर है 12 करोड़ का. ये 12 करोड़ से होता क्या है? हम सब सुनते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप्स की काफ़ी धूम मची हुई है. यानी इंडिया ने पिछले साल एक नंबर दिया कि वी हैव 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स, फॉर प्रॉफिट वाले जो यूनिकॉर्न्स है, तो वो 100 क्रॉस हो गए. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट में यूनिकॉर्न हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. तो नॉट फॉर प्रॉफिट का यूनिकॉर्न का नंबर कैसे बनाए? क्योंकि हम लोग तो रिटर्न्स नहीं देते. तो उसका भी रिसर्च कहता है कि अगर आप 10 लाख लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिकॉर्न हो, या 5% प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिकॉर्न हो. तो ये गोल हमें लेकर जाना है इंशाल्लाह. और राइट नो रिसर्च बताता है कि पूरी इंडिया की जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है वो करीब 8% ऑफ आवर जीडीपी है. लेकिन अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो ये 8% को पहुंचाना है 13% पर. यानी अभी इतना ज़्यादा एनजीओज़ के पास गैप है. 8 से 13% तक जाना है जब ये गोल्स अचीव हो सकते हैं. अभी जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स बता रहे थे कि मोर देन 30 लाख एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो सब तो पेपर पे ही हैं, काफ़ी इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है. एक्टिव तो करीब 1 लाख एनजीओज़ हो सकते हैं. इसका प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं है. तो इसी इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कंप्लायंस की तरफ. ये मत सोचिए कि कंप्लायंस एक बर्डन है, क्योंकि बात देखिए, जब एनजीओज़ नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कमी थी. वो ये नहीं बोलते कि हमारे पास रिसोर्स की कमी थी, टैलेंट की कमी थी. वो ये बोलते हैं कि हमारे पास कंप्लायंस और गवर्नेंस की कमी थी. तो इसीलिए इंशाल्लाह इसी नीयत से हम आगे बढ़ते हैं कि हम इम्पैक्ट लाएंगे और एक नॉन प्रॉफिट यूनिकॉर्न बनते हैं थ्रू गवर्नेंस. कैन यू जस्ट टेक अस टू द नेक्स्ट स्लाइड? या एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जब 2020 में काफ़ी टाइट अमेंडमेंट्स आए एफसीआरए में, पूरा एफसीआरए का नक्शा बदल गया. सब ग्रांटिंग रोक दी गई, एडमिन एक्सपेंडिचर को 20% पे ला दिया. बड़े बड़े एनजीओ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए. एक जजमेंट है 2022 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नोएल हार्पर. पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एनजीओज़ को? सवर्निटी और इंडिया का इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप मत कहिए कि फंडिंग हमारा फंडामेंटल राइट है. ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स है. फंडिंग, फॉरेन फंडिंग हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मत कहिए. इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है.
जो अमेंडमेंट्स आए हैं चुपचाप कंप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो 22 में ही ये जजमेंट आ गया, यानी सारे इंडिया का मूड बदल गया, सारे इंडिया यहाँ तक कि जुडिशरी का मूड बदल गया कि भाई आप सबको कंप्लाई करना है। तो अगर हाँ आप कहने शुरू करोगे कि नहीं हम तो ग्रास रूट पे काम करते हैं, हम तो इतना इम्पैक्ट लाते हैं, फिर ये सारे लॉज इतने ड्रैकोनियन और स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, ये तो हमारे को साइलेंस कर रहे हैं, ये रोना अभी नहीं चलेगा, हमें कंप्लाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी ये देखिए एक सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स है FCRA का। इन्होंने क्या किया, 20,000 NGOs का FCRA कैंसिल कर दिया और लगभग सिर्फ 16,000 NGOs के पास FCRA है। और जब आप MHA की FCRA वाली वेबसाइट पे जाते हो, एक इन्होंने एक पब्लिक नोटिस वहाँ पे पब्लिश की है, क्योंकि सारे NGOs ये कह रहे थे कि ये तो आसानी से कैंसिल कर देते हैं हमारा FCRA सर्टिफिकेट और बताते भी नहीं कि हमने क्या किया। तो इन्होंने कहा कि ये लो, ये पब्लिक नोटिस है, आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई। अगर आप ये लिस्ट देखोगे शुरू से लेके एंड तक सिर्फ नॉन कंप्लायंस की ही बात है। एक पॉइंट कहता है कि आप आपके ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं काम कर रहे हो, FCRA के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, आपके जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके ऊपर कई चार्जेस हैं, आपने फंड्स मिसयूटिलाइज किए, आपने रिटर्न दाखिल नहीं की टाइम पर, आपने इंटीमेशन चेंजेस वगैरह हमें इन्फॉर्म ही नहीं किए। सारी लिस्ट अवेलेबल है, आप क्योंकि ये PPT शेयर किए जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं एक के बाद एक। अभी बस फोकस करिए क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का मूड क्या है। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि कंप्लायंस इज द मेन प्रॉब्लम, यू नो, एवरीबडी इज स्ट्रेसिंग ऑन कंप्लायंस। जब बात कंप्लायंस की आती है, गवर्नेंस की आती है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके सामने रखते हैं वो है आपके एग्जिस्टेंस का, आपके इदारे के बारे में। जब भी कोई आपसे पूछता है भाई आपका NGO क्या है, आपके जहन में एक ही बात आती है, मैं तो बताऊंगा या तो सोसाइटी है या ट्रस्ट है या सेक्शन 8 कंपनी है। लेकिन इस एग्जिस्टेंस के बारे में ये सारे सवालात गवर्नमेंट के पास आपके लिए है, डोनर के पास आपके लिए है, सारी जो सोसाइटी है, इकोसिस्टम है, वो जब आपको देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू लीगली रजिस्टर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कई जज्बाती बच्चे ना छोटा सा एक ग्रुप बना लेते हैं और कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। तो लीगली रजिस्टर्ड है क्या आप? पेपर पे तो एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन एक्टिव हो क्या? ये क्वेश्चन वो रेज कर रहे हैं। इसके अलावा जस्ट प्रीवियस स्लाइड प्लीज, वो एक और बात हमसे पूछ रहे हैं। अभी देखिए कुछ NGO के नाम पे उसके आड़ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं भाई आप NGO के नाम पे बिजनेस कर रहे हो क्या? तो ये भी क्वेश्चन है। कुछ NGOs हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और कुछ NGOs ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा लेकर NGO का काम आउटसोर्स कर देना चाहते हैं। तो आप हो किस तरह के NGO? आप एक्टिवली काम कर रहे हो या काम उठाकर किसी और को दे रहे हो? कुछ NGOs हैं जो सिर्फ सिविल राइट्स पे गवर्नमेंट से बहस में लगे हुए हैं, जो काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या आप उस तरह के NGO है या आप ऐसे NGO हो जिसका लिंक एक बिगर फेथ से है? आप पेपर पे तो बहुत सेक्युलर लग रहे हो लेकिन आपके पीछे जो है कोई फेथ बेस्ड लिंकेज तो नहीं है, कोई कास्ट बेस्ड लिंकेज तो नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पर रेज कर रहे हैं। आपके वैल्यूज क्या है, आपका मैनेजमेंट कौन है, ये सब जानना चाहते हैं। तो जब आप सोच रहे हो कि मेरा NGO सेक्शन 8 या ट्रस्ट है, इसके अलावा ये प्रोफाइल को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, आप हो कौन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी बात आई है मैनेजमेंट की, या प्रीवियस मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इकोसिस्टम है आपके मैनेजमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। भाई ये कौन सा NGO है? हस्बैंड एंड वाइफ एज अ कपल रनिंग NGO है या इस NGO के पीछे फाउंडर, CEO, बोर्ड
रिपोर्टिंग, कुछ सिस्टम्स है, ये जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि जब एक एनजीओ के पीछे बोर्ड होता है, वो बोर्ड के साथ प्रोसेसेस होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो बोर्ड इतना स्ट्रांग होता है कि सबसे पहले वो अपने सिस्टम स्ट्रांग करता है। आप कह रहे हो कि आपको ग्राउंड पे इम्पैक्ट लाना है, बेनिफिशियरी के लिए काम करना है, तो वो बोर्ड कैसा बोर्ड जो खुद अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का नहीं सोचता। कई एनजीओज हमें आके कहते हैं मैम हमारे पास बजट बहुत कम है, आप कुछ ऐसा बताइए कि हमें पीएफ ना लगे। 100 एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं, आप अगर प्रोविडेंट फंड अपने खुद के एम्प्लॉयज़ का नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेनिफिशियरी का क्या करोगे। तो हमें बोर्ड ऐसा चाहिए जो कंप्लायंट हो, जो अकाउंटेबल हो, जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाए, और ऐसा बोर्ड चाहिए जिसमें प्रॉपर जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो। इस तरह का बोर्ड द इकोसिस्टम इज वांटिंग फ्रॉम यू। या नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी लेटेस्ट इसी महीने का क्वेश्चनर बाहर आया है, 2025 नवंबर का क्वेश्चनर ये है। ये क्वेश्चनर कैसे आया बाहर, देखिए हम सब सुन रहे थे कि जो 2021 में सारे एनजीओज जो 12A ATG रिन्यू करवाए थे 2021 में, उन सब का रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल का एक्सपायर हो रहा है 26-27 असेसमेंट ईयर में। तो उसके वजह से सितंबर 2025 में सारे एनजीओज ने अपना रिन्यूअल फॉर्म दाखिल किया। तो हम भी सरप्राइज थे, रिन्यूअल फॉर्म दाखिल करने के बाद गवर्नमेंट के पास से किस तरह का क्वेश्चनर सामने आता है। तो पहली बार, यानी जिस टाइम से कमिश्नर इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस की ऑफिस कायम हुई है, 12A वगैरह कायम हुआ है, पहली बार इतने 40-50 साल के डिकेड में इतना डिटेल्ड क्वेश्चनर सामने आया है। वो आपसे इतनी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, हम खुद परेशान हो गए कि अब ये हियरिंग कैसी होगी। उस क्वेश्चनर के कुछ एक्सट्रैक्ट्स में यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। जैसे कि सबसे पहले वो आपके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी क्वेश्चनर का एक हिस्सा है आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं। तो ऑब्वियसली आप जब ट्रस्ट डीड या MOA बना रहे हो तो बड़े शान से हम लिखते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड द ऑब्जेक्ट्स आर फॉर एवरीबडी बोल के लिखते हैं ना। तब ये बोल रहे हैं वो तो सब लिख रहे हैं, लेकिन अमल क्या हो रहा है, एप्लीकेशन किधर है। आप लिख रहे हो कि सेक्युलर हो, लेकिन आपके बेनिफिशियरी तो सिर्फ आपकी कम्युनिटी के हैं। तो खर्चा बताइए ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये भी जस्टिफाई करिए कि आप खर्च किधर कर रहे हो। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट रखना नहीं इम्पॉर्टेंट है, उसको जस्टिफाई और प्रूव भी करना है कि आप सेक्युलर हो। तो ये जानना चाह रहे हैं आपके ज़रिए से। फिर ये पूछ रहे हैं भाई आप लोग पहले बताए कि हेल्थ केयर वाले ऑब्जेक्ट्स थे, फिर आपने चेंज करके एजुकेशन डाल दिया। जब इस तरह से आप ऑब्जेक्ट चेंज करते हो, हमें आके बता देना। कमिश्नर इनकम टैक्स कह रहे हैं कि डिड यू री रजिस्टर आफ्टर चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स, डिड यू टेल अस। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए हम थोड़ी देर पहले बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, अभी कमिश्नर क्या पूछ रहे हैं बोर्ड के बारे में, ये पॉइंट देखिए आप। ये पूछ रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी के इश्यूज कुछ हो सकते हैं क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होता है क्या। तो इसके लिए पूछ रहे हैं आपके जो ट्रस्टीज हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, क्या वो रिश्तेदार हैं। हम सब ये समझते हैं कि एनजीओ बनाना है, एनजीओ में अगर दूसरों को रखोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा। मुझे एनजीओ तो चलाना है लेकिन सोल प्रोप्राइटर के जैसा चलाना है। तो इस तरह से कई फाउंडर्स हमारे पास आकर बोलते हैं मैम नेम सेक मैं 6-7 लोग घर के लोगों के नाम में ला देता हूँ, लेकिन सारा डिसीजन मेकिंग मेरे पास ही है। तो ये कमिश्नर पूछता है भाई 50% और मोर रिलेटेड पार्टीज हैं क्या, सरनेम सेम है क्या, एड्रेस सेम है क्या। इसके अलावा वो हमसे इनके पैन नंबर भी पूछते हैं ताकि वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो फाउंडर्स और मैनेजमेंट है इनकी खुद की अर्निंग भी है कि नहीं, या सिर्फ एनजीओ पे डिपेंडेंट है, उनके खुद की आईटी फाइलिंग हो रही है नहीं हो रही है, आर दे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और नॉट, ये जानना चाहते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन।
अभी देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चनेयर का एक हिस्सा हो गया। पहले क्वेश्चनेयर में ये नहीं पूछा जाता था कि आप छोटे एनजीओ हो या बड़े एनजीओ। अभी पूछ रहे हैं भाई आप बड़े हो क्या, आपके ग्रॉस रिसर्च 5 करोड़ के ऊपर है क्या, यानी आप यस कहोगे तो फिर आपको और डिटेल में देखा जाएगा, अंदर जाकर देखा जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि आप एनजीओ के साथ साथ कुछ बिजनेस भी तो कर रहे होगे, तो उसका भी क्वेश्चन है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पहली बार 2025 में दिख के आई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कमिश्नर पूछ रहा है क्या ये एनजीओ अपनी कैपिटल एसेट्स बेच रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आया था। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखते थे सेल ऑफ एसेट, और कमिश्नर इनकम टैक्स से जब परमिशन लेने का एक पॉइंट है, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बाद में प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन अभी पूछ रहे हैं क्या आप एसेट्स बेच रहे हो। ये जो पुराने इदारे हैं अपने पास, इनके पास माशाल्लाह से काफ़ी लैंड एंड बिल्डिंग है, तो अगर आप अपने एसेट्स बेच रहे हो तो वो जानना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्ली बेचा क्या, परमिशन लिया क्या, ये सारे चीज़ें। फिर ये भी पूछ रहे हैं एक एनजीओ के पास डोनेशंस भी होती है और मिल करके 10BE सर्टिफिकेट देना है डोनर को, वो टाइम पे दे दें। अगर वो टाइम पे नहीं देते हैं तो वो भी एक नॉन कंप्लायंस का हिस्सा हो जाता है। और ये नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए जो टैक्स ऑडिट में आपके सीए ढूंढते हैं। आर देयर एनी एक्सपेंसेस फॉर नॉन चैरिटेबल पर्पस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कुछ किए क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ हुए क्या, कोई पेनाल्टी है या टीडीएस नॉन कंप्लायंस है, या कैश पेमेंट मोर देन 10,000 है, या एक एनजीओ ने दूसरे एनजीओ को पैसे दे दिए, खुद इस्तेमाल नहीं किए, वो पूछ रहे हैं। और कमर्शियल रिसिट्स का पूछ रहे हैं, नॉन फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नॉन फाइलिंग ऑफ आईटी रिटर्न, ये सारे इंपॉर्टेंट वायलेशंस हो गए। अभी गवर्नमेंट आपको जब देखती है तो दो नज़रिए से देखती है। अगर आप कुछ कंप्लाई नहीं करोगे, छोटे छोटे गलतियां हो रहे हैं तो टैक्स लगा देंगे, 12A रिजेक्ट नहीं करेंगे, 12A कैंसिल नहीं करेंगे, बस उस साल के लिए एग्जेम्पशन को रोक देंगे। ये एक तरीके का पेनल्टी है। बड़े गलतियां करोगे सीधा एग्जेम्पशन भी जाएगा, 12A भी जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि याद रखिए हम सब गलतियां इंटेंशनली नहीं करते, अनइंटेंशनली करते हैं। तो लिस्ट आउट करिए, अपने सीए से बात करिए कि ये कौन सी गलती है, इसको किस तरह से फिक्स करना चाहिए। या नेक्स्ट स्लाइड। और कैश के ट्रांजैक्शंस अवॉइड करिए, लोन्स वगैरह। या नेक्स्ट वन, या वी कैन गो टू द लास्ट वन आई थिंक। जी देखिए, अब वही तो ये सारा डिस्कशन इसी का था कि गुड गवर्नेंस विल गिव कॉन्फिडेंस ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। डोनर खुश, गवर्नमेंट खुश, आपके खुद के एम्प्लॉयज और टीम आपके साथ कॉन्फिडेंट है, यानी उनको फ्यूचर दिख रहा है आपके एनजीओ में काम करने का। वरना सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनजीओ में अच्छा स्टाफ रुकता नहीं है, रिसोर्सेज कभी नहीं रुकते, उनको ऐसा दिखता है कि इस एनजीओ का कोई फ्यूचर नहीं है। तो गुड गवर्नेंस विल गिव कॉन्फिडेंस टू योर ओन एम्प्लॉयज ऑल्सो, दे विल स्टे विथ यू इन योर जर्नी, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन with financial discipline, inshallah we can come up with a lasting impact and become not for profit unicorn. And thank you so much for AMP to give me this opportunity. It's a very technical subject, it needs slow and steady learning, it cannot be rushed in 20 minutes like this, but it was wonderful addressing this great gathering. Thank you so much.